तो जैसा कि अपने प्रॉमिस के मुताबिक आ गई हूँ मैं इस लेटेस्ट से सीरीज अपकमिंग एपिसोड्स के साथ। लेकिन आपने अगर इसकी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, जो कि हमारे हम देखते हैं, यहाँ पे लिवॉन की सिस्टम जो होती है वो उसे बताती है उसने एक खतरे को यहाँ पे डिटेक्ट किया है। अगर यूलो अपने इस पावर का यूज करती है जो कि उसकी मिस्टीरियस सीक्रेट बुक में लिखा है, अगर वो मिस्टीरी बुक के लिखे गए टेक्निक को आजमा लेती है तो यूलो का यहाँ पे सर्वाइवल चांस जो है वो 0% है। ये देख के लिवॉन काफी ज्यादा शॉक रह जाता है कि अगर यूलो ने ये अटैक किया तो वो यहाँ पे मर सकती है और इस फाइट में जीतना तो दूर की बात है, यहाँ पे उसकी जान पे खतरा है। इसलिए लिवॉन जो होता है वो उसके पास जाता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। जैसे ही यूलो युवान को वापस से जिंदा देखती है वो काफी खुश हो जाती है। लिवॉन उसे कहता है कि मैं ठीक हूँ और इस बुढ़े के साथ अब तुम्हें फाइट करने की जरूरत नहीं। इतने में जो यूलो होती है वो बेहोश होकर के नीचे गिरने वाली होती है कि लिवॉन उसे थाम लेता है। वो उसे उठा करके एक सेफ जगह पे रखता है। यहाँ यूलो लिवॉन की बाहों में इस तरह से सिमट जाती है कि उसे अब अपने ऊपर ही शर्म आ रही थी। शर्म के मारे उसके यहाँ गाल जो होते हैं लाल पीले हो जाते हैं। अब आगे जो लिवॉन होता है वो उस सेक्ट लीडर को चैलेंज कर देता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें अब असली मैजिकल एरे का फॉर्मेशन दिखाता हूँ। अब इससे पहले कि हम ये जान पाते कि यहाँ पे उस सेक्ट लीडर का सामना करने के लिए लिवॉन ने कौन सी टेक्निक का यूज किया है, जिसके कारण वहाँ सिर्फ हमें आग ही आग दिखाई जाती है, एपिसोड में दिखाया जाता है। आगे हम देखते हैं कि जो लिवॉन होता है वो पूरी तरह से तैयार होता है उस सेक्ट लीडर का सामना करने के लिए। उसकी पिछली डेथ के कारण उसे टोटल 278 पॉइंट्स का रिवॉर्ड मिला था, जिनमें से वो 99 पॉइंट्स का यूज कर लेता है ताकि वो सेक्ट लीडर के अटैक को सह सके। अब आगे उस ओल्ड मैन सेक्ट लीडर ने अपने उसी टूल वेपन का यूज किया होता है जिसकी एफिशिएंसी अब 70% तक बढ़ चुकी होती है। वो मार्क्स वेपन जो होता है जैसे ही लिवॉन पे अपनी दहकती हुई पर्पल फायर से अटैक करता है, लिवॉन की बॉडी जो होती है वो गोल्डन ऑरा जनरेट करने लगती है। सिस्टम के द्वारा दिए गए ऑप्शन में से उसने 99 पॉइंट्स खर्च किए होते हैं अपने उसी क्लोन टेक्निक पे, इसके कारण अब लिवॉन ने अपने मल्टीपल क्लोन्स बना लिए होते हैं, जिसका मतलब ये है कि जितने ज्यादा उसके क्लोन्स होंगे उतनी ही ज्यादा तगड़ा अटैक वो उस ओल्ड लीडर पे कर पाएगा। हालांकि यहाँ लिवॉन के क्लोन्स की जो पावर होती है वो उसके केवल 30% के बराबर ही होती है, लेकिन उसने अपने इतने सारे मल्टीपल क्लोन्स बना लिए होते हैं कि वो एक साथ अगर मिलके भी अटैक करते तो वो उस बुढ़े का काम तमाम कर देंगे। और बिल्कुल वैसा ही होता है, सारे लिवॉन के जो क्लोन्स होते हैं वो एक ही साथ मल्टीपल अटैक करते हैं उस बुढ़े पे, जिससे वहाँ इतनी ज्यादा तेज एनर्जी जनरेट होती है कि सबसे पहले वो जो मार्क्स टूल वेपन होता है उसके तो परखच्चे उड़ जाते हैं और उधर वो जो बुढ़ा होता है उसके तो एक ही अटैक में हालत खराब हो जाती है। आगे वो बुढ़ा यहाँ लिवॉन के सामने गिड़गिड़ाने लगता है, माफिया मांगने लगता है कि मुझे माफ कर दो कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली हो उस डिमन क्लैन की बातों में आकर के। उन्होंने मुझे पावरफुल बनने का एक ऐसा तरीका बताया जिसमें मेरे आंखों में पट्टी बांध दिया और मैंने उन्हीं के बहकावे में आकर के अपने लोगों की ही जान ले ली। इसीलिए प्लीज तुम मुझे एक और मौका दो, मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ। अब वहाँ बुढ़ा तो काफी ज्यादा ड्रामेबाज निकलता है। वो मांग तो रहा होता है माफिया, लेकिन इधर पीछे से वो लिवॉन पे अटैक करने की तैयारी कर रहा होता है। लिवॉन भी उसकी इस चाल को समझ जाता है और उसे कहता है कि अगर तुम्हें माफी मांगना है तो उनके पास जाओ जिन्हें तुम्हें जान से मार डाला। आगे यहाँ लिवॉन भी उसके अटैक को डॉश करने के लिए अपने उसी शॉर्ट फिस्ट का यूज करता है, लेकिन यहाँ लिवॉन का ही अटैक उस बुढ़े पे भारी पड़ता है। उस अटैक के कारण उस बुढ़े के साथ साथ उसने जो फॉर्मेशन बनाई थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब आगे लिवॉन यहाँ सोचने लगता है कि सारा मामला तो सुलझ चुका है, बेहतर यही होगा कि मैं भी अपना ड्रामा यहाँ शुरू कर दूं। इस समय मुझे ये दिखाना चाहिए कि मैं बहुत ही ज्यादा वीक और क्लैस्प होने वाला हूँ, अभी तो मुझे दूसरे लोगों की वाहवाहियां और उनकी हमदर्दी मिलेगी। आगे वो अपना ड्रामा शुरू करते हुए नीचे गिरने की एक्टिंग करने लगता है। ये देख के यूलो जो होती है उसे थाम लेती है। अब इन दोनों की यहाँ आंखें एक दूसरे से मिलती हैं और ये काफी रोमांटिक पोज में नीचे उतरते हैं। अब आगे हमें कुछ दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूकिंग सेक्ट में अब सब कुछ बेटर हो चुका था। उस सेक्ट लीडर बुढ़े के मरने की वजह से वो जो इविल स्पाई वाला चैप्टर था वो वहीं क्लोज हो जाता है। राइटियस अलायंस वालों ने वापस से यूकिंग सेक्ट को रिस्टोर करने के लिए मिंगशान सॉर्ड सेक्ट से बहुत सारे डिसाइपल को भेजा होता है उनके सपोर्ट के लिए। वहाँ के डिसाइपल्स ने आकर के यहाँ के सिचुएशन को अच्छी तरह से हैंडल कर लिया होता है। उन्होंने यूकिंग सेक्ट के अराउंड एक ऐसा बैरियर तैयार कर दिया था जिसके कारण कभी भी फ्यूचर में अब डेमंस इसका एडवांटेज नहीं उठा पाएंगे, न ही इस सेक्ट पे अटैक कर पाएंगे। और अब सब कुछ पहले की तरह यूकिंग सेक्ट में नॉर्मल हो चुका था।
इसलिए यूलो और लिवॉन जो होते हैं वो कुछ दिन वहाँ पे और रुकते हैं ताकि यहाँ के खूबसूरत नेचर का मजा ले सके। इधर उसी यूकिंग सेक्ट में रहते हुए लिवॉन ने अपनी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस जारी रखी होती है। यहाँ पे सिस्टम द्वारा दिए गए पॉइंट्स का यूज उसने अपनी टेक्निक को इंक्रीज करने के लिए क्या होता है। जैसे ही वो अपनी इस पावर को आजमाता है उसे पता चलता है कि उसकी स्ट्रेंथ और स्पीड जो है वो पहले के मुकाबले अब काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी है और उसके जो बेसिक एट्रीब्यूट्स है अब उस पे लिवॉन को निर्भर नहीं रहना होगा और हर बार उसे मरने के बजाय वो अपनी एफर्ट से ही किसी भी फाइट को जीत सकता है। उसे बार बार मरने की जरूरत नहीं होगी, उसमें इतना ज्यादा स्ट्रेंथ अब आ चुका है कि तभी वहां पे यूलो पहुंचती है जो कि उसे एक गिफ्ट देती है। जैसे ही लिवॉन उस बॉक्स को ओपन करता है उसे एक लॉन्गेविटी स्पिरिट मेडिसिन मिलता है। इस मेडिसिन का यूज करके वो अपने लिए एक लेजर बना सकता है। उस एलिक्सर का अगर यूज यहाँ लिवॉन अपने शरीर के ऊपर करेगा तो उसकी जो लाइफ स्पैम है वो बढ़ जाएगी। आगे यूलो उसे बताती है कि राइटियंस अलायंस में उसने लिवॉन के लिए कंट्रीब्यूशन लेटर भेज दिया है। तुम्हारी कंट्रीब्यूशन इतनी अच्छी थी इस यूकिंग सेट को बचाने के लिए, इसीलिए राइटियंस अलायंस वालों ने खुश होकर के तुम्हें इनाम के तौर पर ये तुम्हारी लाइफ स्पैम को बढ़ाने वाला मेडिसिन तुम्हें भेजा है। इस लॉन्गेविटी एलिक्सर से तुम्हारी उम्र जो है वो बढ़ जाएगी। लिवॉन इस एलिक्सर के लिए यूलो को थैंक्स कहता है, जिसपे वो कहती है कि तुम ये डिजर्व करते हो, तुम्हें इसके लिए थैंक्स कहने की जरूरत नहीं, लेकिन याद रखना ये एलिक्सर तुम्हारी लाइफ स्पैम को तो बढ़ा देगा, लेकिन अब की बार तुम्हें फाइट करते हुए इतना रिकलेस होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपनी लाइफ स्पैम को बस यूं ही नहीं गंवाना चाहिए। जिसपे लिवॉन उसे कहता है कि अगली बार वो इस चीज का ख्याल रखेगा और सब जगह डेस्परेटली मरने के बजाय वो फैट बैक करना ज्यादा पसंद करेगा। लेकिन उस समय सिचुएशन ऐसी थी कि तुम एक ट्रैप में फंसी हुई थी और तुम्हें बचाने के लिए मुझे ये कदम उठाना ही पड़ा। अब आगे ये सुनते ही यहाँ यूलो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो सोचने लगती है कि कोई उसके लिए है जो अपनी जान गंवाने के लिए भी तैयार है। इतने में इन दोनों की नजरें फिर से एक दूसरे से मिलती है कि तभी एक जो लेटर होता है वो यहाँ यूलो के पास आता है, जो कि यूकिंग सेक्ट के एल्डर्स ने ही भेजा था। आगे उन दोनों को सेक्ट के सीक्रेट लाइब्रेरी में बुलाया जाता है क्योंकि वहां पे रखे गए उस सेक्ट के सीक्रेट ट्रेजर को उन्होंने ओपन कर दिया था। उसमें रखा गया अंबर स्टोन जब बाहर निकाला जाता है, लिवॉन यहाँ पे कहता है कि आखिर इस अंबर स्टोन में ऐसा क्या है जो कि डेमन कल्ट वाले इतने ज्यादा डिस्परेटली इसे पाना चाहते हैं। अब आगे इसी चीज का पता लगाने के लिए यूलो जो होती है वो अपनी मिंगशान शॉर्ट सेक्ट का एक हाईएस्ट मैजिकल पावर को यूज करती है, जो कि उसकी स्पिरिचुअल विंगली आईज होती है। वो इस स्पिरिचुअल आई का यूज करके उस अंबर स्टोन के भीतर देख सकती थी, जहां उसे पता चलता है कि ये जो स्टोन है ये एक ऐसा मैजिकल ट्रेजर है। इस स्टोन का यूज आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी को एक जगह गैदर करने के लिए किया जाता है, ताकि बाद में इंटायर क्लैन या सेक्ट के जो डिसाइपल्स या एल्डर्स होंगे वो इस इकट्ठा हुई स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हैं अपनी कल्टीवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए। और अब अपने स्पिरिचुअल आई का यूज करके जो यूलो होती है इस अंबर स्टोन के बारे में बस यही जानकारी ही इकट्ठा कर पाती है, जो कि इन लोगों को तो पहले से ही पता थी। यहाँ लिवॉन ये सोचने लगता है कि अगर ये जो अंबर स्टोन है उसे स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा करके ट्रैप्स में बांटता है, तो आखिर उस डिमन कल्ट वाले इस मैजिकल स्टोन को पाना क्यों चाहते हैं? उन्होंने इसे पाने के लिए इतनी ज्यादा तबाही क्यों मचा रखी है? इसमें यूकिंग सेक्ट का एल्डर उन्हें एक बात बताता है कि जैसा कि उसे पता है इस यूकिंग सेक्ट के जितने भी हिस्ट्री के बारे में उसने रिसर्च किया है, इस स्टोन के बारे में बस वहाँ पे यही लिखा गया है, ये स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करता है। इसके अलावा इस अंबर स्टोन के दूसरे सीक्रेट्स के बारे में अब तक डिस्कवर नहीं किया गया है। कि तभी यूलो को एक और आइडिया सूझता है। वो अपने शॉर्ड मास्टर को समन करती है। यहाँ पे उसकी तलवार को देख करके जो लिवॉन होता है वो हैरान रह जाता है और वो यूलो से पूछने लगता है कि इस ट्रेजर को चीर फाड़ करना सही नहीं होगा। जिसपे यूलो से कहती है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं इस तलवार का यूज इस ट्रेजर को तोड़ने के लिए करूंगी? ये जो मेरे शॉर्ड मास्टर है वो भी एक तरह के मैजिकल वेपन है और एक मैजिकल वेपन दूसरे मैजिकल ट्रेजर से बातें कर सकता है। इसलिए ये जो मेरा शॉर्ड मास्टर है वो हमारी हेल्प करेगा इस अंबर स्टोन से बातचीत करने में। अब आगे वे दोनों मैजिकल ट्रेजर्स तो होते हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने लगते हैं कि तभी वो जो अंबर स्टोन होता है वो उस तलवार के चारों तरफ घूमते हुए अपने अराउंड बहुत सारे ब्लॉक्स बना लेता है और फिर वे जो स्क्वायर ब्लॉक्स होती हैं वो आपस में इकट्ठा होकर के एक बड़ा सा बॉक्स बना लेती हैं। अब ये देख करके तो उनकी आंस उलझी हुई गुत्थी और भी ज्यादा उलझ जाती है। वॉन उस बड़े से बॉक्स को देख करके पूछने लगता है कि अब ये क्या है, जिसपे यूलो उसे बताती है कि ये एक तरह का मैकेनिज्म है
जिस पे एल्डर उसे पूछने लगते हैं कि क्या तुम्हें मशीनों के बारे में पता है, क्योंकि आज से पहले हमने इस यूकिंग सेक्ट में इस तरह के मशीन और इनके मैकेनिज्म के बारे में पहले कभी नहीं जाना। हालांकि ये अम्बर स्टोन काफी एंशिएंट टाइम से ही हमारे सेक्ट में था, लेकिन ये इस तरह का मैकेनिज्म बना सकता है इसके बारे में हमें भी खबर नहीं थी। जिसपे यूलो उसे बताती है कि मैं भी इस मैकेनिज्म के बारे में उतना नहीं जानती, बस मैंने एक बार इसे बुक में पढ़ा था और जिस तरह का फिगर उस बुक में दिखाया गया था ये बिल्कुल वैसा ही नजर आ रहा है। जिसपे लिवान उसे कहता है कि जब ये एक मैकेनिकल टूल है तो क्यों ना हम इसकी जानकारी किसी ऐसे मास्टर से ले जो कि मशीनरी के बारे में अच्छी खासी जानकारी रखता हो। अब ये सुनते ही यूलो को याद आता है कि उसे एक ऐसे मास्टर के बारे में पता है जो कि इस तरह के मैकेनिज्म की जानकारी रखता है। उसे सभी लोग मास्टर ऑफ मशीन के नाम से जानते हैं। अब जैसे ही उसे मास्टर ऑफ मशीन के बारे में याद आता है वो उस सेक्ट में एक सेकंड के लिए नहीं रुकती। वो उस बॉक्स को उठाती है और लिवान को लेते हुए उन सभी एल्डर्स से अलविदा लेती है कि अब हम जा रहे हैं। फिर लिवान उसे कहता है कि हम का क्या मतलब है, क्या अब भी मैं तुम्हारे साथ ही जा रहा हूँ, क्योंकि यूकिंग सेक्ट में आकर के इस स्टोन को खोजने का तुम्हारा मिशन था जो कि मैंने पहले ही कंप्लीट कर लिया है। अब मुझे तुम किस पछड़े में घुसा रही हो। अब आगे उसी मास्टर ऑफ मशीन की तलाश में यूलो यहाँ निकल पड़ती है लिवान के साथ, लेकिन लिवान उसके साथ यहाँ पे नहीं जाना चाहता था और वो रास्ते में जाते हुए उससे कई सारे सवाल पूछता है कि आखिर हम किस मशीन मास्टर से मिलने के लिए जा रहे हैं और वो कहाँ रहता है। जिस पे यूलो उससे कहती है कि तुम चिंता मत करो, मुझे उस मास्टर के बारे में पता है। मैं बहुत साल पहले उस मास्टर से मिली थी और मुझे उनकी काबिलियत पे पूरा भरोसा है। वही इस बॉक्स की मिस्ट्री को अच्छे से सुलझा सकते हैं। लेकिन लिवान के सवाल तो यहाँ पे खत्म नहीं होते। वो फिर से यहाँ यूलो से पूछने लगता है कि क्या वो इस एल्डर को जानता है। जिस पे यूलो बस उसे यही जवाब देती है कि हम थोड़ी ही देर बाद उनसे मिलने के लिए पहुंचने वाले हैं। जब तुम उनसे मिलोगे तब तुम्हें पता चल जाएगा कि उन्हें मास्टर ऑफ मशीन्स क्यों कहा जाता है। और अब इसी रहस्य के साथ कि उस मैकेनिकल बॉक्स में क्या है और इसकी मिस्ट्री को ये दोनों कैसे सुलझाएंगे, ये हम जानेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हमें दिखाया जाता है जहां पे उस मशीन के मास्टर से मिलने के लिए वे एक व्हाइट फिश के लेक के पास रुकते हैं, क्योंकि वो मशीनों का मास्टर यहीं रहा करता है। यूलो उसके बारे में बताती है कि ये जो मास्टर ऑफ मशीन है वो यहीं पे रहा करता है, उसे वो काफी टाइम पहले से ही जानती है, जिसका नाम फोसिंग है। आगे वो अंदर जाने से पहले लिवान को इस बारे में भी सावधान करती है कि अगर तुम्हें यहाँ पे कोई अजीब सी चीज होती हुई दिखे तो प्लीज उसके बारे में ज्यादा सोचना मत, इसे इग्नोर करना, क्योंकि ये मास्टर थोड़ा सनकी टाइप का बंदा है। ये ऐसी वैसी हरकतें यहाँ पे किया ही करता है। जिस पे लिवान ये पूछती है कि आखिर मुझे उससे किस तरह से सावधान रहना है। जैसे ही वो अपने कदम आगे बढ़ाता है वहाँ पे इन पे अटैक करने के लिए कुछ अलग तरह की मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाती हैं, जो कि अचानक से इन पे हमला कर देती है। लेकिन इनके हमले से बचने के लिए यहाँ पे जो लिवान और यूलो होते हैं वो अपनी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके उस अटैक को आसानी से डॉज कर लेते हैं। आगे यूलो यहाँ पे चिल्लाते हुए उस फोसिंग से कहने लगती है कि तुम्हारी ये पुरानी आदत नहीं बदलेगी। अभी मैं तुमसे यहाँ पे मिलने के लिए आती हूँ, तुम अपने बनाए गए नए इंस्ट्रूमेंट का यूज मुझ पे करते हो उसे टेस्ट करने के लिए। सो अपनी ये बुरी आदत ना तुम छोड़ दो, वरना तुम्हारे इस इंस्ट्रूमेंट्स के साथ साथ अगली बार तुम्हारी भी बारी होगी। अब आगे उसी फोशिंग की एंट्री होती है, वो भी बहुत सारी छैल छबीली लड़कियों के साथ। फोशिंग यहाँ काफी दिलफेक किस्म का प्ले बॉय के जैसा कैरेक्टर है। यूलो तो उसके शुरू से ही क्रश है, इसलिए उसे देखते ही वो उसके लिए पोइट्री कहने लगता है। आगे यूलो उसकी पोइट्री को इग्नोर करते हुए यहाँ लिवान को बताती है कि यही वो फोशिंग है जो कि राइटियस अलायंस के ही एक मेंबर सेक्ट जिसका नाम होजियान है उसका सेक्ट लीडर है। हालांकि ये कैरेक्टर में ठरकीनेस से तो भरा हुआ है, लेकिन इसमें एक ऐसा अमेजिंग टैलेंट है जो कि इसे मैकेनिकल इंजीनियर में काफी ज्यादा निपुण बनाती है। ये किसी भी तरह के मैकेनिज्म को समझ सकता है और अपने टैलेंट का यूज करके किसी भी तरह की मशीनरी को बना सकता है। अब आगे जो फोशिंग होता है वो लिवान की तरफ देख के सोच रहा होता है कि इसने आते ही मेरे 2 बड़े बड़े अटैक्स को आसानी से ब्लॉक कर दिया, तो मेरे बिछाए गए ट्रैप से बचना इतना आसान नहीं है। ये बंदा जितना ज्यादा सिंपल है उतना लिखता नहीं है, लेकिन मैं इस लड़की पे क्यों ध्यान दे रहा हूँ जबकि मेरी सुंदर परी मेरे सामने खड़ी है। आगे वो यूलो के पास आता है और अपनी फ्लर्ट गिरी यहाँ पे शुरू कर देता है। उसे कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हें इस बात की अकल आ गई और तुम्हें मेरी याद ने यहाँ तक खींच लाया, तो अब तुम बताओ कि तुम मेरी पार्टनर बनने के लिए कब तैयार हो। यहाँ तो वो जो फोर्सिंग होता है वो यूलो को देखते ही उसे प्रपोज कर देता है अपनी वाइफ बनने को। यहाँ यूलो अपना हाथ खींचते हुए उससे कहती है कि अपने ख्याली पुलाव पकाना बंद करो, तुम्हें यहाँ पे किसने कहा कि मैं तुमसे यहाँ पे शादी करने के लिए आई हूँ। अब आगे वो अपनी बात को कंप्लीट कर पाती इससे पहले ही फोशिंग उसे रोकते हुए कहता है कि 2 लोगों के बीच शादी तब होती है जब दोनों की ही पसंद एक ही तरह की हो और दोनों ही सेकुलर बंदे हो।
तुम भी एक प्रैक्टिशनर ही हो और मैं भी एक प्रैक्टिशनर हूँ, इसीलिए तुम्हारी मेरी वाइफ बनने का ये जो आइडिया है तुम्हारा, ये काफी अच्छा है और मैं तुम्हारे इस फैसले से पूरी तरह से सहमत हूँ। तो बताओ कि हम शादी कब कर रहे हैं। यहाँ पे वो जो फिशिंग होता है वो तो जबरदस्ती यूलो के गले ही पड़ जाता है। यहाँ यूलो उसे समझाने की कोशिश करती है कि मैं यहाँ कोई शादी वादी करने नहीं आई हूँ, राज तो क्या मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करूंगी। अब इस बात पे वो फिशिंग तो बहरा बन जाता है और उसके हाथ को ही पकड़ के कहता है कि अब इतनी भी जल्दी क्या है, तुम्हें मुझसे शादी करना है तो अभी हमारे पास टाइम है, तुम्हें इतना ज्यादा मुझे इंसिस्ट करने की जरूरत नहीं है। चलो तुमसे सब्र नहीं हो रहा है, तुम अभी के अभी ही शादी कर लेते हैं। इस बात से यहाँ जो यूलो का पारा चढ़ जाता है और वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके अपने शॉर्ड मास्टर को समन करती है और जो एक भयानक लात उस फोजिंग को मारती है वो अपनी ही लेप में जा गिरता है। अब आगे यूलो जो होती है अपनी ही तलवारों से उस पर अटैक करने लगती है और उससे चिल्लाते हुए कहती है कि मैंने तुमसे 1000 दफा कहा है कि हम सिर्फ दोस्त हैं। अब आगे यूलो को इतना ज्यादा गुस्सा में देख लिवॉन उसके पैर पकड़ लेता है और उससे कहता है कि हम यहाँ मास्टर ऑफ मशीनरी से मिलने के लिए आए हैं एक काम की वजह से, ना कि उसे जान से मारने के लिए आए हैं, इसीलिए अपने गुस्से को शांत करो। लेकिन वो जो फोर्सिंग होता है वो एक नंबर का ढीठ होता है। पानी के अंदर ही यहाँ यूलो से वो कहने लगता है कि तुम्हें किसने कहा कि दोस्त जो हैं वो लाइफ पार्टनर नहीं बन सकते, हम दोस्त हैं तो क्या हुआ, मैं तुमसे तभी शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब उसका ये ढीठपन देखकर तो यहाँ लिवॉन भी हैरान रह जाता है कि ये किस दर्जे का ढीठ है जो कि इतनी ज्यादा मार खाने के बावजूद भी एक ही राग अलाप रहा है। अब आगे फोर्सिंग यहाँ लिवॉन से पूछने लगता है कि तुम कौन हो, मैंने तो तुम्हारा नाम भी नहीं पूछा, जिसपे वो कहता है कि वो लिवॉन है और जीनी सेक्ट का एक डिसाइपल है। जिसपे फोर्सिंग उसे कहता है कि मैंने कुछ दिनों से तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा सुन रखा है, तुम तो बस कुछ ही दिनों में काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए हो, सभी लोग तुम्हारी चर्चा कर रहे हैं। यहाँ यूलो उनकी बातचीत को रोकते हुए कहती है कि अभी ज्यादा जान पहचान बढ़ाने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे किसी मकसद से आए हैं। मैं तुम्हारे पास एक डिवाइस लेकर के आई हूँ, तुम्हें मुझे बताना है कि ये किस चीज के लिए यूज किया जाता है और आखिरकार वो डेमन अलायंस वाले इसके पीछे क्यों पड़े हैं। जिसपे वो फोर्सिंग अपना बखान बताते हुए कहने लगता है कि दुनिया में ऐसी कोई भी मैकेनिकल मशीनरी नहीं है जिसकी पहेली को मैं ना सुलझा सकूं, इसीलिए तुम जिस भी डिवाइस के बारे में बात कर रही हो, हालांकि वो मैजिकल हो या ना हो, उसे मेरे सामने पेश करो। जैसे ही उस मिस्ट्री बॉक्स को यहाँ फोर्सिंग के सामने पेश किया जाता है वो एकदम हक्का बक्का रह जाता है और इसके बारे में बताने से पहले वो चारों तरफ देखने लगता है कि कहीं उनकी कोई बातें ना सुन ले, क्योंकि ये मिस्ट्री बॉक्स कोई ऐसी वैसी चीज नहीं बल्कि हॉल ऑफ एंशिएंट मैकेनिज्म होता है। आगे वो इसके बारे में पूरी हिस्ट्री बताने से पहले उन तीनों के अराउंड एक शील्ड क्रिएट कर देता है ताकि इसके अंदर कहीं भी बातें यहाँ से बाहर ना जा सके और उनकी बातों को कोई सुन ना सके। अब आगे यहाँ फोर्सिंग अपनी मैकेनिकल स्किल का यूज करके एक 3D वीडियो के जरिए उन्हें समझाने लगता है। बहुत साल पहले एंशिएंट टाइम की बात है, एक बहुत ही पुराना एंशिएंट टेम्पल हुआ करता था जिसे हॉल ऑफ मॉन्यूमेंट कहा जाता था। इस एंशिएंट टेम्पल को बहुत सारे मशीन मास्टर्स ने मिल करके बनाया था। कहा जाता है कि उस एंशिएंट टेम्पल में कुछ ऐसे पुराने जमाने के अवशेष रखे गए थे जिसका यूज करके किसी भी तरह के मैकेनिकल आर्ट को पीक पॉइंट पे पहुंचाया जा सकता था और उस एंशिएंट टेम्पल में एक खास तरह का एंशिएंट बॉल हॉल बनाया गया था। उसका मिसयूज होने के कारण उस बॉल हॉल को बहुत ही कड़ी निगरानी के साथ बंद कर दिया गया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसका फायदा उठाने के लिए वहां उस एंशिएंट टेम्पल में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की, लेकिन जिसने भी जबरदस्ती वहां घुसने की कोशिश की वो सभी मारे गए। यहाँ लिवॉन पूछने लगता है कि उस बॉल हॉल में ऐसी क्या चीज रखी गई थी जिसे पाने के लिए सभी मरने के लिए तैयार थे, जिस पे आगे फोर्सिंग बताना शुरू करता है कि उस बॉल हॉल में एक ऐसा मैजिकल वेपन रखा गया था जिसे पाने के लिए ही बहुत सारे कल्टिवेटर्स के बीच होड़ मच गई थी, इसीलिए उस एंशिएंट टेम्पल को ही बहुत पहले ही घुमा दिया गया और वो सिर्फ एक तरह की खास चाबी यूज करने के बाद ही अपेयर होता था। वो एंशिएंट टेम्पल हमेशा लैंड ऑफ शिंजू में ही अपेयर हुआ करता था। एक बार की बात है जब एक बार वो एंशिएंट टेम्पल अपेयर हुआ कई सालों के बाद, तो पहली बार उस टेम्पल में अंदर तक इंटर करने वाला एक डिमन था। उसने अपनी काली शक्तियों का यूज करके वो उस टेम्पल के अंदर तो घुस गया, लेकिन वहाँ पे जो रिसोर्सेज रखी हुई थी जिनका यूज करके वो अपनी शक्ति को और भी ज्यादा बढ़ा सकता था, वो उसका यूज नहीं कर पाया। उसने टेम्पल के सारी बाधाओं को पार करते हुए लास्ट में उसके हाथों में कुछ ऐसे रिसोर्सेज लगे जिसे पाने के लिए उसने तुक्का लगाया और उसे उस टेम्पल की थोड़ी बहुत रिसोर्सेज मिल गयी, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि जैसे ही वो डिमन बाहर निकला, डिमन अलायंस के जितने सारे डिमन्स थे उससे थर थर कांपने लगे और उन्होंने उस डिमन को अपना एम्परर बना लिया।
जिसपे यूलो उसे कहती है कि क्या ये वही डिमन एम्परर फूडियान था, जिसपे फोसिंग उसे बताता है कि हाँ तुमने सही गेस किया है, उसी डिमोनिक अलायंस का ही एक फॉर्मर लीडर था जिसे द शॉर्ट रिबॉर्न डिमर एम्परर कहा गया। आगे लिवॉन के पूछने पर कि क्या उसने उस एंशिएंट टेम्पल हॉल के सारे रिसोर्सेस को कम्प्लीटली कंट्रोल कर लिया था, जिसपे फोशिंग उसे अब बताना शुरू करता है कि उसे उस टेम्पल की पूरी रिसोर्सेस तो नहीं मिली, इसलिए जब वो टेम्पल दूसरी बार अपेयर हुआ तो वो फिर से उसके अंदर गया ताकि अब की बार वो उस टेम्पल की सारी रिसोर्सेस को क्रैक कर पाए। लेकिन वहाँ की रिसोर्सेस को पूरी तरह से पाने के चक्कर में उसने कुछ ऐसे मैकेनिज्म को क्रैक कर दिया और ज्यादा पावर पाने के चक्कर में उसने ऐसी चीजों को वहाँ पे तोड़ दिया जिसके कारण वो वहीं पे फंसा रह गया। उस एंशिएंट हॉल के कोर अवशेषों को टूटने के बाद वो जो डिमन था उसने अपना ये खात्मा कर लिया कि वो सॉल डिस्ट्रॉइंग एंडिंग पर पहुंच गया। उसकी सॉल ही डिस्ट्रॉयड हो गई और वो उसी टेम्पल में ही कैद होके रह गई। कि तभी यूलो यहाँ पे रोकते हुए बताती है कि ये उसी साल की बात है। के बाद से कोई भी डिमंस का हमला राइटियन अलायंस वालों पे नहीं किया गया है क्योंकि उनका डिमन एम्परर जो वहाँ पे कैद हो गया था, इसके बाद से उनके डिमन किंग को कभी देखा ही नहीं गया। आगे फोशिंग यहाँ बताना कंटिन्यू करता है कि जितना कि उसने एंशिएंट बुक्स और डॉक्यूमेंट्स में देखा है, जिस आर्मर स्टोन से बने हुए मैकेनिज्म को तुम लोग मेरे पास लाए हो, उसी टेम्पल के अंदर बने हुए उस एंशिएंट बेस हॉल के अंदर एंट्री करने वाला एक चाबी है। चाबी जैसे उस ताले में फिट होगी एक बार फिर से वो एंशिएंट हॉल सबके सामने अपीयर होगा। लेकिन कई साल पहले ये जो चाबी थी उस यूकिंग सेक्ट में जा गिरी थी और उनके हाथ में लगने के कारण उस यूकिंग सेक्ट वालों ने इसे एक सीक्रेट ट्रेजर समझा और उसे अपनी कल्टीवेशन के बढ़ाने के लिए एक ट्रेजर की तरह यूज करने लगे। यही कारण है कि डिमन अलायंस वाले इसी चाबी के पीछे पड़े थे ताकि वो वापस उस टेम्पल के बेस हॉल को ओपन कर सके। जिसपे यहाँ लिवॉन को लगता है कि उन डिमंस का ये इरादा तो नहीं होगा कि वो सिर्फ उस एंशिएंट टेम्पल को ही ओपन करना चाहते होंगे ताकि वो यहाँ उस टेम्पल के छुपे हुए और भी सारा रिसोर्सेस को पा सके और अपनी शक्तियाँ बढ़ा सके। जिसपे फोसिंग कहता है कि तुम्हारा ये गेस करना बिल्कुल सही है क्योंकि उनका मकसद सिर्फ रिसोर्सेस को पाना ही नहीं है। अगर तुम दोनों उस डिमन अलायंस की जगह होते तो बताओ इस चाबी को क्यों ढूंढते। जिसपे यूलो और यहाँ पे लिवॉन एक साथ ही बोल पड़ते हैं कि अभी फिलहाल में डिमन अलायंस वालों के पास कोई भी लीडर नहीं है और उनके जो 12 सेक्ट्स हैं वो आपस में ही लड़ा करते हैं, इसीलिए उन्हें अभी फिलहाल के लिए एक ऐसे लीडर की तलाश है जो कि उनके एम्परर की गद्दी पे बैठ सके। फोशिंग उससे कहता है कि तुम दोनों ने यहाँ फिर से एक बार सही गेस किया है। उनका डिमन किंग जो एक बहुत बड़े खतरे में जाके फंस चुका है वो उसे आजाद करवाना चाहते हैं, उसकी विरासत यानी इनहेरिटेंस को पाना चाहते हैं। यही उनका मकसद है उस एंशिएंट टेम्पल को वापस से रीओपन करने का, क्योंकि अभी डिमन अलायंस में कोई भी लीडर नहीं है। इसलिए अगर तुम उनकी जगह पे रहते तो आगे क्या डिसीजन लेते। तो फिर ये दोनों एक साथ ही बोल पड़ते कि सबसे पहले हम उस टेम्पल ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट को ओपन करते ताकि उस डिमन किंग की इनहेरिटेंस को ऑब्टेन कर पाएं। अब आगे फोशिंग उन्हें बताता है कि तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं। और डिमन अलायंस के जो 12 डिमन सेक्ट हैं वे लोग भी यही करना चाहते हैं, इसीलिए वो इस चाबी के पीछे पड़े थे। उनका अब की बार ये गोल है कि उस एंशिएंट टेम्पल के सारे रिसोर्सेस को हासिल करने के साथ साथ वो उस डिमन किंग की इनहेरिटेंस को भी हासिल कर पाएं। यहाँ यूलो फोशिंग की तारीफ करते हुए कहती है कि मैंने तो तुझे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया, लेकिन तुम तो एक इंसाइक्लोपीडिया निकले, तुम्हें इससे रिलेटेड काफी जानकारी है तुम्हारे पास। मैंने नहीं समझा था कि इतनी गोबर बुद्धि वाला इतना ज्यादा स्मार्ट भी हो सकता है। जिसपे वो फोशिंग उससे फिर से फ्लर्ट करते हुए कहते लगता है कि यूलो तुमने अभी मेरी स्मार्टनेस देखी ही कहाँ है, चलो किनारे मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं बंदा क्या चीज हूँ। जिसपे यूलो से ये कहते हुए कि कुत्ते की दुम कभी भी सीधी होने वाली नहीं है, वो उसे एक जोरदार पंच लगाती है। अब आगे यूलो से कहती है कि एक जोरदार पंच खाने के बाद तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई होगी। चलो अब मेरे आखिरी सवाल का भी जवाब दे दो। हम तुम्हारे पास ये जो अम्बर स्टोन लाए हैं इसका यूज कैसे करेंगे उस एंशिएंट टेम्पल को ओपन करने के लिए। जिसपे फोशिंग उसे कहता है कि मैं उस अम्बर स्टोन को ओपन करने के लिए ट्राई कर सकता हूँ। एक बार मैं इसके मैकेनिज्म को ओपन कर लूँ, इसके अंदर जो रखा गया अम्बर स्टोन है वो जैसे ही ओपन हो जाएगा वो छुपा हुआ एंशिएंट टेम्पल को तुम अपने आप ही समन कर सकते हो। अब आगे उसके सवाल का जवाब देते ही फोशिंग उससे कहने लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि हमें अभी के अभी तुम्हारे मिंगशान सॉर्ड सेक्ट जाना होगा ताकि हम तुम्हारे एल्डर्स से हमारी शादी के लिए परमिशन ले सके। अब ये बात सुनते ही यहाँ यूलो को फिर से चढ़ता है गुस्सा और वो फिर से एक जोरदार लात उसे लगाती है, जिससे वो फिर से एक बार और पानी में गिरता है और यूलो उसे कहती है कि ठरकी तो कभी नहीं सुधरेगा।
अब उसके इस तेवर को देख करके यहाँ बेचारा लिवॉन की खटिया खड़ी हो जाती है। वो सोचने लगता है कि इस यूलो से तो उसे बच के रहना होगा। उसका गुस्सा तो काफी भयानक है, वो कभी भी और कहीं भी किसी को भी पीट देती है। और बाकी वे सारे डिमन डिसाइपल्स जो होते हैं वो अपने डिमन लॉर्ड को यूकिंग सेक्ट में क्या हुआ था इसकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए पहुंचते हैं। ये सुनते हुए कि उनके हाथों से अंबर स्टोन चला गया, जो डिमन लॉर्ड होता है अपने ही बंदों को यहाँ पे मारने की कोशिश करता है। वही उसका डिसाइपल उससे माफी मांगते हुए बताता है कि हमारे हाथों से भले ही वो अंबर स्टोन जा चुका है, लेकिन हमें पता है कि मिंगशान सेक्ट की जो एक डिसाइपल यूलो है वो अंबर स्टोन उसी के पास है और वो उस अंबर स्टोन का यूज करके उस एंशिएंट टेम्पल को खोलने वाली है। इसलिए हम भी उसके पीछे जाएंगे और जब वो टेम्पल खोल लेगी तब उस पे अटैक करेंगे और फिर उस टेम्पल के अंदर जा करके और फिर वो जो हेरिटेज होगा वो हमारे डिमन अलायंस का हो जाएगा। अब आगे ये सुनते ही वो जो डिमन लॉर्ड होता है जोर जोर से हंसने लगता है और अपने असली रूप में आता है। वो डिमन लॉर्ड अपने आप को एक शैतान में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और फिर अपने डिसाइपल से कहता है कि जब ऐसी ही बात है तो चलो उस यूलो का पीछा करते हैं। डिमन लॉर्ड यूलो के पीछे यहाँ पे निकल पड़ता है, साथ ही साथ उसके जितने भी डिसाइपल्स होते हैं वो भी उसके पीछे चले जाते हैं। इसके साथ ही ये सीन खत्म होता है और अगले सीन में हमें एक बीहड़ से जगह को दिखाया जाता है जहाँ सिर्फ एक ही घर होता है। यहाँ यूलो और लिवॉन जो होते हैं फूसिंग के बताए हुए इस जगह पे आ चुके होते हैं। के साथ वो मशीन मास्टर फूसिंग भी आया था क्योंकि वही सिर्फ जानता था कि इस अंबर स्टोन का यूज करके कैसे उस एंशिएंट टेम्पल को बुलाया जा सकता है। उसे नहीं इन दोनों को इस जगह के बारे में बताया होता है क्योंकि ये सबसे बेस्ट जगह होती है उस एंशिएंट टेम्पल को समन करने के लिए। ये उस एंशिएंट टेम्पल में अकेले जाना खतरा हो सकता है, इसीलिए यूलो ने रेडियंस अलाउंस के पास एक लेटर भेज दिया होता है ताकि उनकी मदद के लिए वहां से रीइंफोर्समेंट भेजा जा सके। अब आगे ये लोग इस जगह पे उन्हीं के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। इतने में यहाँ राइटियंस अलायंस वालों की तरफ से कई सारे एल्डर्स और डिसाइपल्स भेजे जाते हैं। तो उस राइटियंस अलायंस के अलग अलग सेक्ट से चूज किए गए हाई लेवल के कल्टिवेटर्स होते हैं। ये देखते ही यहाँ पे लिवॉन समझ जाता है कि इनका हमारे साथ रहना तो अच्छा होगा, हम सेफ बचे रह सकते हैं। ये वे सारे जो एल्डर्स आए थे यहाँ यूलो से कहने लगते हैं कि जब सब लोग मौजूद है तो हमें उस एंशिएंट टेम्पल को बुलवा लेना चाहिए। क्योंकि फोशिंग ही ऐसा कर सकता था इसलिए वो उसे आवाज देते हैं। यहाँ पे फोशिंग जो होता है वो अपने तितलियों के साथ फ्लर्ट करने में बिजी होता है। इसे देखते हुए लिवॉन जो होता है वो यूलो से पूछता है कि इतनी लड़कियां उस फोशिंग पे मरती है लेकिन तुम उसे आखिरकार क्यों पसंद नहीं करती, क्योंकि वो तुम्हें तो लगातार प्रपोज ही किया करता है। इस पे यूलो से कहती है कि सब लड़कियां एक जैसी नहीं होती, भले ही उस फोशिंग पे कई लड़कियां मरती हो लेकिन मैं उनमें से एक तो कभी नहीं बनूंगी। अब आगे यूलो फोशिंग को आवाज देती है और उस एंशिएंट टेम्पल को किस तरह बुलाया जाता है इसके बारे में कहती है। फोशिंग यहाँ पे वही ट्रेजर बॉक्स निकालता है जिसके अंदर अंबर स्टोन होता है। आगे फोशिंग उन्हें बताता है कि वो जो एंशिएंट टेम्पल है उसमें ऐसे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं इसके कारण वो हमारे वर्ल्ड में यहाँ पे दिखाई नहीं देता, वो एक अलग ही दुनिया में छिपाया गया है जिसे इस दुनिया में लाने के लिए सिर्फ इसी की यानी कि अंबर स्टोन की कॉम्बिनेशन की जरूरत होती है, क्योंकि यही अंबर स्टोन के कोऑर्डिनेशन से ही वो एंशिएंट टेम्पल इस दुनिया में आ सकता है। हमें बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे इंतजार करना है। जैसे ही वो की दूसरी दुनिया से कोऑर्डिनेट करेगा यहाँ आसमान में एक रास्ता खुद ब खुद ओपन हो जाएगा और फिर हमें वही एंशिएंट टेम्पल दिखाया जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही होता है। उस मैकेनिकल ट्रेजर बॉक्स में रखे गए अंबर स्टोन के कारण वहाँ पे एक फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है और फॉर्मेशन के बीचों बीच से एक एनर्जी बीम लाइट ऊपर आसमान की तरफ जाती है। जहाँ पे एक पोर्टल ओपन होते ही हमें बहुत ही प्राचीन एक एंशिएंट टेम्पल दिखाया जाता है। उस एंशिएंट टेम्पल के अपीयर होते ही सारे लोग वहाँ पे हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो टेम्पल इतना ज्यादा बड़ा था कि किसी सिटी के बराबर ही था। अब आगे फोसिंग से यहाँ यूलो पूछती है कि इसके अंदर हम कैसे जा सकते हैं, तो फोसिंग उसे बताता है कि जब तक तुम्हारे हाथों में ये अंबर स्टोन होगा तुम इस टेम्पल के मेन गेट से इंटर कर सकते हो। ये सुनते ही यहाँ फोसिंग के साथ जितने भी सारे एल्डर्स और डिसाइपल्स होते हैं वो बारी बारी से अपनी तलवार पे सवार होते हुए उस एंशिएंट टेम्पल के मेन गेट की तरफ बढ़ जाते हैं। यहाँ सभी ने ही लिवॉन को छोड़ दिया था इसीलिए वो सबसे कह रहा होता है कि अरे मुझे भी कोई साथ ले चलो। वे सभी ही एक शॉट मास्टर होते हैं इसलिए उनके अपने खुद की फ्लाइंग शॉट होती है। यूलो उसकी डिसअपॉइंटिंग देखते हुए कहती है कि जब मैं हूँ तो तुम्हें किसी और के साथ सवारी करने की क्या जरूरत है। वो अपने शॉट मास्टर को समन करती है और वे दोनों उस पे बैठ के उस टेम्पल की तरफ निकल पड़ते हैं। आगे लिवॉन जो होता है वो यूलो से कहता है कि मुझे पता है कि तुम किस चीज के बारे में चिंता कर रही हो, क्योंकि हो ना हो वो डिमन सेक्ट वाले हमारा जरूर पीछा करेंगे उस रॉयल हेरिटेज को पाने के लिए। जिस पे यूलो से कहती है कि पीछा करते हैं तो करने दो, हमारी संख्या भी उनसे यहाँ पे कम नहीं है, उनका सामना करने के लिए मैं हर वक्त तैयार हूँ।
आगे वो उस एंशिएंट टेम्पल के मेन गेट पे आ जाते हैं और उसके डोर्स को अनलॉक करने के लिए वे लोग उसी मिस्टीरियस बॉक्स का यूज करते हैं जिसके अंदर अंबर स्टोन है। वो एक तरह की चाबी होती है जो कि एक जगह में जाके फिट हो जाती है। जैसे ही चाबी लगने से यहाँ पे दरवाजा ओपन होता है, वे सभी के सभी उसके अंदर इंटर करते हैं। यहाँ वे अपने सामने अलग अलग तरह की मैकेनिज्म टेक्निक से बनी हुई चीजों को देखते हैं। यहाँ पे उन्हें अलग अलग तरह के लेवल्स भी दिखाए जाते हैं जिन्हें पार करना काफी ज्यादा कठिन हो सकता है। अब इस एंशिएंट मैकेनिकल टेक्निक को देख करके लिवॉन यहाँ पे पूछने लगता है कि हम आगे इसमें आखिर किस तरह से बढ़ेंगे। और यहाँ पे तो जगह जगह पे इस तरह के अलग अलग टेक्निक्स लगाए गए हैं कि हमारा इन्वेस्टिगेशन करना यहाँ पे मुश्किल पड़ सकता है। जिसपे फोशिंग यहाँ पे जोर जोर से हंसने लगता है और उनसे कहता है कि तुम लोग के साथ यहाँ मास्टर ऑफ मशीन्स भी आया है, क्योंकि मैं हूँ और मैं दुनिया की किसी भी मैकेनिकल टेक्निक को आसानी से समझ सकता हूँ। इस टेम्पल में इस तरह के मैकेनिकल टेक्निक को यूज किया गया है। यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले हमें हर एक कदम को फूंक फूंक के रखना होगा। जिसपे यूलो यहाँ उससे कहती है कि जल्दी बताओ कि यहाँ पे आगे किस तरह से बढ़ा जाएगा। वोशिंग उसे कहता है कि यहाँ जल्दी करोगे तो तुम्हारी जान भी जा सकती है, इसीलिए जो जहाँ पे खड़ा है वहीं पे ही रुक जाओ, आगे एक कदम बढ़ने की भी कोशिश मत करना, क्योंकि इस टेम्पल को बहुत ही खास तरीके से बनाया गया है। यहाँ पे कदम कदम पर खतरे बिछाए गए हैं और तुम्हारा एक रॉन्ग स्टेप इस पूरी एंशिएंट टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। मुझे बस यहाँ पे थोड़ा सा टाइम दे दो ताकि मैं इस मैकेनिकल टेक्निक को क्रैक कर पाऊँ। जिसपे एक एल्डर यहाँ उससे कहता है कि इसे क्रैक करने की क्या जरूरत है, हम सभी अपने फोर्स को यूज कर सकते हैं और फिर हमारी ताकत के सामने कोई यहाँ की मैकेनिकल टेक्निक नहीं टिकेगी, क्योंकि यहाँ पे घुसने के लिए उस डेमन किंग ने भी तो ऐसा ही किया था। उसने भी यहाँ पे अपनी ताकत का यूज करके यहाँ के रिसोर्सेस को पा लिया था। जिसपे फूसिंग उससे कहता है कि डेमन किंग ने ऐसा किया था, इसीलिए तो वो अब तक यहाँ पे फंसा हुआ है। उसने अपने फोर्स का यूज करके यहाँ पे हर स्टेप को तोड़ते ताड़ते तो वो अंदर गया था, लेकिन सभी जानते हैं कि फिर उसके साथ क्या हुआ। वो इसी मलबे के अंदर दब के रह गया, कि उसने जो फोर्स यहाँ पे इस्तेमाल की थी उसके कारण इस टेम्पल का अंदरूनी पार्ट जो है वो डिस्ट्रॉय होकर के मलबे के रूप में उसी के ऊपर ढह गया। और डेमन किंग जो था वो हमारे कल्टीवेशन लेवल के कहीं ज्यादा गुना हायर लेवल पे था, लेकिन अगर उस डेमन किंग की कल्टीवेशन की तुलना हमसे की जाए, हमारी कल्टीवेशन लेवल तो उसकी एक उंगली के बराबर भी नहीं होगा। जिसपे वो एल्डर उससे कहता है कि अगर हम सभी यहाँ पे अपनी फोर्स का यूज करें, हम सबकी पावर्स अगर एक जगह इकट्ठा हो गई, तो फिर वो डेमन किंग तो हमारे सामने पिद्दू ही लगेगा और फिर उसकी कल्टीवेशन लेवल हमारे सामने इंफीरियर हो जाएगी। जिसपे फोशिंग उससे कहता है कि अगर हम सभी भी अपनी फोर्स को एक साथ मिला लेते हैं, तब भी हमारा मुकाबला डेमन किंग के कल्टीवेशन लेवल से नहीं किया जा सकता। अब मैंने तो यहाँ पे जो सच था वो तुम्हें बता दिया है, अब इसे मानो या ना मानो ये तुम पर निर्भर करता है, कि मैं तो यहाँ पे इस मैकेनिकल टेक्निक को समझ चुका हूँ। इसीलिए आगे बढ़ने से पहले मैं तो यहाँ पे कदम फूंक फूंक के ही रखूंगा। आगे उन सबको इस बात का एहसास दिलाने के लिए वो एक बड़ा सा पत्थर यहाँ आगे की तरफ फेंकता है। वहाँ पे पत्थर वो फेंकता है, वहाँ की मैकेनिज्म अपने आप काम करने लगती है। दोनों तरफ से यहाँ पे एक पिलर जैसी चीज निकलती है, में कई सारे होल्स बने होते हैं और इस होल से इतनी भयानक आग निकलती है। ये आग अगर उनके बॉडी को टच भी करती तो वो झुलस करके राख हो जाते। होल से निकली हुई फायर की एनर्जी को देखते हुए वे सभी दंग रह जाते हैं, क्योंकि उसने एक सेकंड में ही उस पत्थर को गला करके पिघला दिया था। अब इस तरह की फायर स्पिरिट को देख करके वे सभी दंग रह जाते हैं और उनके इस दंग हुए चेहरे के साथ ही ये एपिसोड यही फिनिश होता है। तो गाइज, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर दो, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफी ज्यादा सपोर्ट करने के लिए इनफ है। बहुत ही जल्द मिलते हैं गाइज इसके नेक्स्ट अमेजिंग एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।